आप भी कभी कंफ्यूज रहे हैं इस एसी और इस एसी में, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले झामलू था। तो आइए समझते हैं इस क्लास में क्या है ये एसी। तो बच्चों, जो दोनों एसी आपने अभी यहाँ पर देखा, इधर वाला जो एसी था इससे आप परिचित होंगे। ये ऑफिसों में यानी दफ्तरों में लगा रहता है और इससे आप जो है ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, हवा लेते हैं। और इधर वाला जो एसी लगा था वही हमारा सिलेबस है और उसी को हमको पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है एसी। लेकिन दोनों का फुल फॉर्म याद रखिए। जो हवा देने वाली एसी है दैट इज़ एयर कंडीशनर, इसको बोलते हैं। ये एयर कंडीशनर है। और जो एसी हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो हमको यही अल्टरनेटिंग करंट वाला एसी पढ़ना है, ये वाला एसी हमको नहीं पढ़ना है। इसके लिए आप किसी इलेक्ट्रीशियन से कांटेक्ट करिए, वो आपको समझा देगा। ठीक है, अब देखिए एसी पढ़ने के लिए, एसी से पहले हमको एसी को और अच्छे से समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको समझना पड़ेगा कि डीसी क्या होता है। डीसी क्या होता है, जब हम डीसी समझ लेंगे तो हम एसी भी समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो करंट होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से चेंज होता है, इसी के आधार पर करंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में और टाइम के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं डीसी। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, तो ऐसे करंट को हम लोग कहते हैं डीसी। जैसे आपने देखा होगा, डीसी की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है, इस डीसी करंट को हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा, यानी डायरेक्ट करंट, है ना। दिष्ट धारा, दुष्ट धारा नहीं, दिष्ट धारा। ठीक है, ये दिष्ट धारा। और यहाँ पर जो करंट है इसको बोलते हैं, ये तो हमारा सिलेबस ही है, दैट इज प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देखिए डीसी करंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम इस डीसी का ग्राफ खींचें, ये करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो इसका ग्राफ आपको कैसा मिल सकता है। एक तो ऐसा मिलता है जो कि एक आइडियल केस है। और ये क्या बता रहा है, देखिए कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो इसकी वैल्यू है, यहाँ पर इस एक्सिस पर हम करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये ग्राफ न तो ऊपर गया है और ना ही नीचे गया है। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और रही बात डायरेक्शन की, तो आप देखिए कि हमेशा इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ गया ही नहीं। इसका मतलब डीसी करंट उस करंट को कहते हैं जिसके मैग्नीट्यूड यानी जिसकी वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहती है और डायरेक्शन सेम रहता है, एक ही डायरेक्शन रहता है। अच्छा, दूसरी बात, ये तो आइडियल केस है। ऐसा नहीं है कि जो डीसी करंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता है। डीसी करंट इसको भी हम बोल सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो, जैसे कि ये है ना, ये भी डीसी करंट है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ऐसे भी तरीके का आपको डीसी दिख सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों डीसी के ही ग्राफ हैं, जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप देख रहे होंगे डायरेक्शन ऑफ करंट तो बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हर उस करंट को जिसका डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है उसको हम लोग डीसी करंट कहते हैं। और आइडियल केस में इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो रही बात डीसी की। अब एसी किसको बोलेंगे, तो एसी वोल्टेज या एसी करंट उसको बोलते हैं जिसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। अगर इसका ग्राफ खींचें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे मिल सकता है आपको। अब देखिए आइडियल केस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने ये देखा था, तो इसमें जो आइडियली हम लोग ग्राफ खींचते हैं वो ये ग्राफ रहता है, इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, ये डीसी का ग्राफ है, सॉरी एसी का ग्राफ है, अल्टरनेटिंग करंट का। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो करंट की वैल्यू है वो देखिए ग्राफ ये ऊपर चढ़ रहा है फिर नीचे उतर रहा है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है ये करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, फिर एक टाइम के बाद फिर घटने लगती है और फिर यहाँ जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद करंट की वैल्यू बढ़ती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अभी देखिए ये ऊपर का डायरेक्शन अलग था, अब ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अगर हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कह दें तो फिर तो ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया, है ना। तो एसी में जो है करंट का मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू भी बदलती रहती है और इसका डायरेक्शन भी बदलता रहता है। देखिए यहाँ पर इधर का ये अलग डायरेक्शन था और ये अलग डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ से जब ये दोबारा यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक साइकिल। ठीक है,
तो हर उस वोल्टेज या उस करंट को हम लोग एसी करंट या एसी वोल्टेज कहते हैं, जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बदलती रहती है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एसी का ग्राफ ऐसा ही मिले, है ना। इसको सिनुसोइडल या ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, ज्यावक्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ज्या का जो ग्राफ होता है यानी साइन का जो ग्राफ होता है बिल्कुल उसी तरह से है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं सिनुसोइडल, ठीक है, साइनुसोइडल एसी करंट, एसी, ठीक है। हम लोग पूरे चैप्टर के दौरान एसी को और अच्छे से समझने के लिए इसी ग्राफ का उपयोग करेंगे, आइडियल केस ले रहे हैं। इसके अलावा एसी के भी अलग अलग आप तरीके के ग्राफ आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एसी का ग्राफ आपको ऐसा मिले, ये ट्रायंगल के शेप में हो, ठीक है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी ये बढ़ रही है, घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एसी ही कहलाएगा। इसके अलावा और भी आप एक केस ले सकते थे, इस तरीके का आप स्क्वायर वेव भी ले सकते हैं। इस तरीके का भी ग्राफ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? एसी है। तो ये स्क्वायर वेव के फॉर्म में है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में है, ये साइन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो है जिन आइडियल केस की बात करते हैं डीसी और एसी के लिए, वो हम इस ग्राफ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो एसी करंट या एसी वोल्टेज का मतलब ऐसा करंट या ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण और दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद आवर्त रूप से बदल रहा हो, उसको एसी बोलेंगे। और जिसका परिमाण एवं दिशा आवर्त रूप से परिवर्तित न हो रहा हो, एक निश्चित दिशा हो, उसको हम लोग डीसी कहेंगे, ठीक है। लेकिन परिमाण इसमें भी बदल सकता है, मैंने बताया ये आइडियल केस है। फ्लक्चुएशंस रहते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज इसमें एसी का कुछ कंपोनेंट मिला रहता है। और इस प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग दिष्ट धारा यानी एसी को हम डीसी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और जिसकी मदद से हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको हिंदी में कहते हैं दिष्टकारी, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं दिष्टकारी, और इस घटना को, इस प्रोसेस को बोलते हैं दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अब देखिए, इस एसी को अगर और अच्छे से हमको समझना है तो इस एसी से रिलेटेड कुछ टर्म है जिनको अगर हम समझे तो हम एसी को और अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय एसी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एसी में कौन कौन से टर्म हमको समझने हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमको समझना है कि एसी जो करंट होता है या वोल्टेज होती है, उसका जो आवृत्ति होता है इसका क्या मतलब है, एसी का फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग मीनिंग समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति किसको कहते हैं। आवृत्ति का मतलब ये होता है, जैसे देखिए आपको यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो एसी यहाँ पर बना हुआ है, ये जो इसका डायरेक्शन जिस तरीके से चेंज हो रहा है, तो यहाँ से ये एक डायरेक्शन हुआ, ये जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो हुआ, फिर यहाँ पर दूसरे वाले डायरेक्शन में जीरो से ये मैक्सिमम हुआ और फिर जीरो हो गया। ये जो इतना पूरा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल के कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उस समय को कहते हैं आवर्तकाल, ठीक है। उस समय को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। लेकिन एक सेकेंड में पूरा किए गए चक्करों की संख्या, एक सेकेंड में पूरा किए गए जो चक्कर होते हैं, ये चक्कर जितने पूरे किए गए, एक साइकिल जैसे ये पूरा हुआ है, तो एक सेकेंड में जितने ये साइकिल पूरा होंगे, उन साइकिलों की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं उस एसी करंट या एसी वोल्टेज की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हमारे भारत देश में जो हमको घरेलू उपयोग के लिए सप्लाई किया जाता है विद्युत शक्ति, वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की होती है, जबकि अमेरिका, जापान और रूस में 110 वोल्ट और 60 जो है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की होती है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ सप्लाई की जाने वाली जो विद्युत शक्ति है, अगर वो 50 हर्ट्ज की है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि एक सेकेंड में 50 साइकिल ये कंप्लीट करती है। हमारी घरों में जो विद्युत शक्ति आती है, इलेक्ट्रिक पावर आती है, वो एक सेकेंड में इस तरीके से 50 बार जो है अपने साइकिल कंप्लीट करती है। 50 बार साइकिल कंप्लीट करने का मतलब कि 50 बार ये एक डायरेक्शन में फ्लो होती है और 50 बार दूसरे डायरेक्शन में फ्लो होती है। और आप ये भी देख रहे हैं कि पूरे एक साइकिल में अगर हम बात करें तो दो ऐसे पॉइंट आपको मिलते हैं जहां पर करंट या वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। तो अगर एक साइकिल में 2 बार ये करंट जीरो हो रहा है, तो पूरे 50 साइकिल में कितनी बार हो जाएगा? 100 बार हो जाएगा।
और जब 100 बार जो है वोल्टेज या करंट जीरो हो जाएगा, इसका मतलब कि हमारे घर में जो बल्ब लगा हुआ है वो 100 बार चालू होता है और 100 बार बंद होता है, यानी 100 बार पूरा बुझता है 1 सेकेंड में वो। ठीक है, तो हमारे घरों में जो बल्ब होता है वो 1 सेकेंड में 100 बार वो जलता है, बुझता है, लेकिन ये हमको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारी आंख 1/10 सेकेंड से कम समय में, है ना, जैसे कि बल्ब के केस में हो रहा है, 1/10 सेकेंड से कम सेकेंड में समय में होने वाली किसी भी घटना को नहीं समझ पाता है, नहीं फील कर पाता है। ये हमारे आंख की लिमिटेशन है। इस बात को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि निर्बंधता। ठीक है, दृष्टि निर्बंधता, विजुअल परसिस्टेंसी कहते हैं। तो दृष्टि निर्बंधता, ठीक है, तो हमारे आंख की एक दृष्टि निर्बंधता है जिसकी वजह से इतने कम समय में होने वाली इस घटना को हम समझ नहीं पाते हैं, जबकि वो 1 सेकेंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। ठीक है, तो ये हो गया एसी का फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर हो गया तो आप यहाँ से ये आवर्तकाल भी समझ चुके हैं कि एक ये साइकिल पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को बोलते हैं आवर्तकाल। अगर आपको आवृत्ति पता है तो आवृत्ति और आवर्तकाल का संबंध होता है, उससे आप आवर्तकाल निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये है कि आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ठीक है, और अगर आवृत्ति पता है तो इस फार्मूले से आप आवर्तकाल निकाल लेंगे। इसके अलावा एक और फार्मूला आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर आवर्तकाल होगा। एक और फार्मूला याद रख सकते हैं आवर्तकाल के लिए। आवर्तकाल T बराबर होता है 2π/ω। ठीक है, ये ओमेगा क्या है? ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। ठीक है, तो T बराबर 2π/ω, इससे भी आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं। अगर आपको आवृत्ति पता है तो आप यहाँ से आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल, यहाँ से भी आवर्तकाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हो गया आवृत्ति और आवर्तकाल हो गया। अब हम कुछ और टर्म की बात करेंगे। तो अब देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक या तात्कालिक मान क्या होता है। ठीक है, तो तात्क्षणिक या तात्कालिक मान, इसको तात्क्षणिक भी कहते हैं और तात्कालिक भी कहते हैं। तात्क्षणिक या तात्कालिक प्रत्यावर्ती धारा। तो तात्क्षणिक या तात्कालिक प्रत्यावर्ती धारा का मतलब यह है कि किसी भी टाइम पर, किसी भी मोमेंट पर प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो मान होता है उसी को तात्कालिक या तात्क्षणिक मान कहते हैं। जैसे जो ग्राफ हमने खींचा था अभी एसी के लिए, एसी वोल्टेज हो या फिर एसी करंट हो, उसका जो हमने ये ग्राफ खींचा था, उस ग्राफ में आपने एक चीज़ देखा कि हर एक मोमेंट पर, हर एक टाइम पर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है। यानी अगर ये इस एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस वाले एक्सिस पर हम करंट या फिर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखिए कि यहाँ के बाद जैसे जैसे पॉइंट पर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस पॉइंट, जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर देखिए करंट की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, फिर आगे गए इस पॉइंट पर तो करंट की वैल्यू आपने देखा बढ़ गई, फिर आगे आप गए तो फिर देखा आपने और बढ़ गई, फिर आगे बढ़ते हैं तो ये करंट की वैल्यू और घट गई। इसका मतलब कि हर एक मोमेंट पर करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो किसी भी मोमेंट पर जो हम वैल्यू निकालते हैं उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इस मोमेंट का तात्कालिक या तात्क्षणिक मान है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो, उसका किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम t पर जो वैल्यू निकालते हैं उसको हम इसका तात्कालिक या तात्क्षणिक मान कहते हैं। और पिछले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, तो वहाँ पर मैंने एक फार्मूला डिराइव किया था और वो फार्मूला क्या था? E = E0 sin ωt, है ना, E = E0 sin ωt, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसको प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्यों कह रहे थे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और ये जो वैल्यू है वो इसी का तो ये ग्राफ है ना, प्रत्यावर्ती धारा का ही या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ही तो ये ग्राफ है। तो इसी का ये इक्वेशन है, यानी किसी भी मोमेंट पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो बस ये टाइम की वैल्यू आप वही रख दीजिए, उस टाइम की वैल्यू टाइम पीरियड के फॉर्म में यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको किसी भी मोमेंट पर वैद्युत वाहक बल या ये कह लीजिए वोल्टेज का मान मिल जाएगा। ठीक है, और इस चैप्टर में देखिए मैं इस चीज़ को ऐसे भी, देखिए कहीं कहीं पर ऐसा ही होता है कि ये जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये ई, उसको ऐसे भी लिखा जाता है V = V0 sin ωt। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अगर बाई मिस्टेक मैं V0 या फिर ई और E0 लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें एकदम सेम है। ठीक है ना, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज कह लीजिए, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कह लीजिए, ये सेम चीज़ है। तो V = V0 sin ωt, इसके लिए ये इक्वेशन हो गया। और इसमें ये जो V है आप देख रहे हैं कि ये V जो है T पर निर्भर कर रहा है। हर T की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो V की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो यही जो V है इसी को हम लोग कहते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक मान। ठीक है, यही तात्क्षणिक मान है वोल्टेज का।
तो अगर वोल्टेज का आपने जो है तात्क्षणिक मान के लिए इक्वेशन लिख लिया, तो करंट के लिए क्या होगा? तो जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होगा। तो करंट के लिए भी जो इक्वेशन होता है वो इसी फॉर्म का होता है, सिनुसोइडल ग्राफ ही उसका भी मिलता है। तो उसको लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा हम तभी लिख पा रहे हैं जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब दोनों की कला समान है। ये साइन के बाद जो लिखा ये हमने इसी को कला कहते हैं, फेज कहते हैं, है ना, जो इसके डायरेक्शन और इसके मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो ओमेगा टी है साइन के बाद, ये कला है। और आप देख रहे हैं इसमें भी ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी, ठीक है। तो जब दोनों की कला समान हो तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। और अभी तक पीछे जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उसमें हम लोग बात कर रहे थे ओमीय परिपथ के बारे में। तो जो ओमीय परिपथ होते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उसमें वोल्टेज और करंट हमेशा एक ही कला में होती है। एक ही कला का मतलब जिस टाइम वोल्टेज बढ़ रहा होता है, मैक्सिमम होता है, उस टाइम करंट भी मैक्सिमम होता है। जिस टाइम वोल्टेज घट के मिनिमम रहता है उस टाइम करंट भी मिनिमम रहता है। लेकिन इस चैप्टर में आप ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ मैक्सिमम हो और एक साथ मिनिमम हो सकता है कि जिस टाइम करंट मैक्सिमम हो उस टाइम वोल्टेज मिनिमम हो सकता है कि जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम हो उस टाइम करंट मिनिमम हो, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सर्किट की हम बात कर रहे हैं, है ना। ये चैप्टर में अभी आगे देखिए, आराम से आप पढ़िए। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करें कि एसी सर्किट कितने टाइप के होते हैं, है ना, कितने उसमें कंपोनेंट लगते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो जिस टाइप का एसी सर्किट होगा उसी तरीके का वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो अभी इन जनरल मैं बात कर रहा हूं एक ओमीय परिपथ के लिए। ओमीय परिपथ का मतलब ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात V जो है V प्रोपोर्शनल टू I। जिस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम उस टाइम करंट भी मैक्सिमम, ठीक है। तो ओमीय परिपथ में V और I के लिए आप ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर ओमीय परिपथ नहीं है तो, अगर ये ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में I के लिए इक्वेशन इस तरीके का हो सकता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है फाई, है ना। यानी अगर इसकी कला ओमेगा टी है तो इसकी कला जो है ओमेगा टी से फाई ज़्यादा हो सकती है या फिर फाई कम हो सकती है, ठीक है, जिसको हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अगर हम तात्कालिक या तात्क्षणिक मान के बारे में बात करें तो जो भी किसी भी टाइम टी पर जो वैल्यू निकालते हैं उसी को तात्कालिक या तात्क्षणिक वोल्टेज या फिर करंट कहते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद एक और चीज़ इसी में आ जाता है, उसको भी यहीं पर देख लेते हैं कि ये जो शिखर मान होता है ये क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का जो शिखर मान होता है इसका क्या मतलब है। तो शिखर मान का मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो अधिकतम मान होता है उसी को हम इसका शिखर मान कहते हैं। और भी इसको नाम दिए गए हैं, वो नाम याद रखिए। शिखर मान को धारा का या वोल्टेज का आयाम भी कहते हैं, है ना, आयाम। और इसके अलावा और इसको क्या कहेंगे, इसको अधिकतम मान भी कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान को ही उसका शिखर मान या उसका आयाम कहते हैं, ठीक है। और इसको V0 और I0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में ये वाली जो वैल्यू है ये तात्कालिक या तात्क्षणिक मान है जो कि टाइम के हिसाब से बदलता रहता है। और इधर पर जो वैल्यू लिखी ये V0 और I0 लिखा हुआ है ये है शिखर मान या फिर आयाम। ये वोल्टेज का आयाम है और ये करंट का आयाम है। अगर ग्राफ में हम लोग बात करें तो देखिए ये अगर इस डायरेक्शन में हम लोग देखें तो जो सबसे अधिकतम मान है वो यहाँ से हमको मिल रहा है। तो यही है, अगर ये I के लिए ग्राफ है तो ये है I0, है ना, यानी प्रत्यावर्ती धारा का ये शिखर मान है। तो ये भी शिखर मान है और इधर से अगर देखेंगे तो ये भी शिखर मान है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो ये तो हो गया तात्कालिक या तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती मान क्या होता है। अब उसके बाद जो है धारा का शिखर मान या फिर आयाम आपने देख लिया। अब इसी में एक और चीज़ आती है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या फिर औसत मान। जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा जो प्रवाहित हो रही है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो एक पूरे चक्कर के लिए अगर हम इसका माध्य निकालें तो वो माध्य कितना आता है, एवरेज कितना आता है, ठीक है। तो एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत या माध्य मान होता है उसी को इसका पूरे मतलब प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कहते हैं, ठीक है, एवरेज वैल्यू कहते हैं या मीन वैल्यू कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या फिर औसत मान निकालने के लिए माध्य मान या फिर औसत मान कैसे निकालते हैं,
इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखा रहा हूँ कि एक चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का औसत मान क्या आता है। ठीक है, मैं एक चक्कर के लिए आपको बता दूंगा, फिर मैं मेथड भी आपको बता दूंगा, तो आधे चक्कर के लिए आप निकालेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर के लिए औसत मान या माध्य मान बताइए, तो मैं एक चक्कर के लिए आपको बता दे रहा हूँ, तो आधे चक्कर के लिए आप उसी मेथड पर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है आपके पास एफ टी, कोई भी फंक्शन है एफ टी का मतलब कि कोई भी ऐसा फंक्शन है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा है ना, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज टाइम पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे इसका मान भी बदलता जाता है, कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो टाइम पर डिपेंड कर रहा हो, तो इसका एवरेज या माध्य मान निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ टी को विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर 1/t लिखेंगे। यहाँ पर t का मतलब है आवर्तकाल यानी पूरा एक चक्कर, और लिमिट फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, यानी 0 से लेकर t यानी एक पूरे चक्कर के लिए हम ft का एवरेज मान निकालेंगे, तो हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम या तो f यहाँ पर m लिख देते हैं, m फॉर मीन वैल्यू है ना, यानी माध्य मान, या फिर इसको f के नीचे यहाँ पर एवरेज भी लिख सकते थे, और या तो फिर इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। ठीक है, औसत मान या माध्य मान। तो किसी फंक्शन f का औसत मान या माध्य मान निकालने के लिए उस फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, और अगर एक चक्कर के लिए आपको औसत निकालना है तो लिमिट होगी 0 से t, और यहाँ लिखा जाएगा 1/t, यानी जो यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है वही यहाँ पर रहती है। लेकिन अगर आधे चक्कर के लिए आपको निकालना होता तब, तो आधे चक्कर के लिए मैं देखिए फार्मूला बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। आधे चक्कर के लिए एवरेज अगर लिखेंगे तो बस यहाँ पर t की जगह पर क्या हो जाएगा, t/2, और यहाँ पर भी t की जगह पर क्या हो जाएगा, t/2। जैसे ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ AC का ये जो ग्राफ है, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 है, इसको t ये आधा है टाइम पीरियड का, और ये टाइम पीरियड का चौथाई है, ये टाइम पीरियड का 3/4 है, ये पूरा एक टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको इस 0 से लेकर इस t तक पूरे का एवरेज निकालना है, तो लिमिट लिखना पड़ेगा 0 से t और 1/t। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ से इस 0 से लेकर इस t/2 तक इतने का आपको एवरेज मान निकालना है तब, तो इतने का एवरेज निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/, ये रहेगा t/2, और लिमिट रहेगी फ्रॉम 0 से t/2 और यहाँ पर ft dt। ठीक है, ये कब के लिए एवरेज का फार्मूला है, तो ये तब जब हम बात करेंगे 0 से लेकर t/2 तक। लेकिन मान लीजिए कि आपको इस t/2 से इस t तक एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है आपको तब, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, t/2 से लेकर t तक। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा t/2 से अगर हम t तक निकालना चाहते हैं एवरेज, देखिए यहाँ पर 0 से t तक निकाल रहे थे तो पूरा जो इंटरवल था कितने का था, t का था। यहाँ पर 0 से t/2 तक निकाल रहे हैं तो इंटरवल कितने का है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, t/2 का है। और यहाँ पर भी देखिए t/2 से लेकर t तक जा रहे हैं, तो आधे से ही तो जा रहे हैं, t/2 से t तक जा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पूरा t है तो फिर इस आधे से अगर यहाँ तक जाएंगे तो ये t/2 ही तो है। तो इसका मतलब कि t/2 से t तक अगर एवरेज निकालेंगे तो f एवरेज इज इक्वल टू लिखेंगे 1/, यहाँ पर t/2, और पूरा कितने का इंटरवल है, तो 0 से ले जीरो नहीं, यहाँ पर t/2 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, t/2 से लेकर t तक जा रहे हैं, और ये हो जाएगा f(t) और dt। ठीक है, तो पहले आधे चक्कर के लिए एवरेज निकालना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, है ना। दूसरे आधे चक्कर के लिए अगर अगले आधे चक्कर के लिए निकालना है तो फिर इस तरीके से लिखेंगे, और पूरे एक चक्कर के लिए निकालना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो मैं पूरे एक चक्कर के लिए एवरेज निकाल के आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं और क्या वैल्यू आती है। और बच गया पहले आधे चक्कर के लिए और दूसरे आधे चक्कर के लिए, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करेंगे और आप जब दोनों को जोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि वही आंसर आ रहा है जो हमने पूरे एक चक्कर के लिए निकाला था। ठीक है ना, तो पूरे एक चक्कर के लिए एवरेज की जो वैल्यू आती है वही पहले आधे और दूसरे आधे चक्कर का एवरेज अगर आप निकालेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वही आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा पहले एक चक्कर के लिए एवरेज वैल्यू। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फंक्शन को समझना है कि कौन सा फंक्शन हम यहाँ पर रखें जो टाइम का फंक्शन है। तो आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है वो टाइम का फंक्शन है। अब ये डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का जो है एवरेज निकालना चाहते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। आप दोनों में से कोई भी एक लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा,
है ना। अगर धारा का लेंगे तो धारा का एवरेज निकलेगा और वोल्टेज का फंक्शन यहाँ पर रखेंगे तो वोल्टेज का आएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा की हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक जो मान होता है या तात्क्षणिक जो मान होता है उसको कैसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट और उसके बाद साइन ओमेगा टी, है ना। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से हम लिखते हैं तात्कालिक जो इक्वेशन होता है प्रत्यावर्ती धारा का। तो बस ये I जो है ये देखिए टी का ही तो फंक्शन है, यानी जो एफ टी जिसको हम बोल रहे हैं वो यही है, यानी ये जो I हमने लिखा है यही है हमारा एफ ऑफ टी, यानी टाइम का एक फंक्शन है ये। और इसको हम लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं इसको यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, एवरेज कैसे लिखेंगे, एफ एम, यह जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 1/T, ये मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ से, 1/T और लिमिट फ्रॉम 0 टू T, और एफ टी की जगह पर लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी और उसके बाद डी टी। ठीक है, अब देखिए जो आई नॉट है वो एक कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर भी कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी और साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब देखिए साइन ओमेगा टी डी टी का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए अब जो लोग मैथ्स के हैं उनको तो आता है इंटीग्रेशन, लेकिन जो लोग बायो के हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर फार्मूले को एक बार हल्के से समझा के यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको उसको याद कर लेना है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई साइन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए साइन टी और विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, इससे पता चल रहा है कि हम ये चूँकि टी का फंक्शन है तो हम टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो वैल्यू कितनी होती है, तो वो वैल्यू होती है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा दे दिया जाए फंक्शन साइन, और यहाँ पर टी से पहले एक कोफिशिएंट कोई एक कांस्टेंट लिखा हो ए, उसके बाद टी फिर डी टी। सिंपली अगर साइन टी था तो और टी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट भी करना था तो माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस टी होगा, ये माइनस कॉस टी होगा। लेकिन अगर मान लीजिए साइन ए टी डी टी लिख दिया तो यानी एक कांस्टेंट यहाँ पर आ गया, तो ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसी कांस्टेंट से आपका जो भी यहाँ पर आंसर आता है इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसी कांस्टेंट से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अगर सिंपली साइन टी होता तो माइनस कॉस टी आता, अब साइन ए टी है तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस ए टी, जो भी फंक्शन यहाँ पर रहता है वो तो रहेगा यहाँ पर, है ना। तो अगर साइन टी था तो कॉस टी हुआ, और साइन ए टी है तो कॉस ए टी होगा, लेकिन डिवाइड कर देना पड़ेगा आपको इस कांस्टेंट ए से। ठीक है ना, तो अगर साइन टी है तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, साइन ए टी है तो माइनस कॉस ए टी, लेकिन इस ए से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा यहीं पर, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt, इसको आप इंटीग्रेट करिए। तो साइन का इंटीग्रेशन, जो साइन के फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन कॉस में आता है, वो भी माइनस, तो इसको भी हम कॉस में कर देंगे तो माइनस में कॉस हो जाएगा, और जो भी फंक्शन है वो तो वैसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर कांस्टेंट है वो, यानी कि 2। ठीक है, तो ये रूल होता है इसको इंटीग्रेट करने का। तो मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर बस उतना ही जितना हमको फिजिक्स में ज़रूरत है। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बाद में एक लेक्चर बनाऊंगा मैथमेटिकल टूल के बारे में, यानी कि जितना भी फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है उस पर बेस्ड रहेगा। तो पहले चैप्टर पेपर फर्स्ट हमारा ख़त्म हो जाए, हम लोग 7वें चैप्टर पर हैं, बहुत ही नज़दीक है, एक और चैप्टर बचा हुआ है, वो भी खत्म हो जाता है तो फिर आपको जो है इसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ आई नॉट अपॉन टी, और साइन ओमेगा टी का इसी बेस पर अगर इंटीग्रेशन कर दें तो आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और डिवाइड कर देंगे इस कांस्टेंट किससे, ओमेगा से, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर टी तक। ठीक है, अब क्या करना है, ओमेगा देखिए फिर से ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, और ये जो अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, और लिमिट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो इसी टी की वैल्यू है ये, तो टी की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर टी की जगह पर ये लोअर लिमिट लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसको पहले मैं यहाँ पर इस फार्मूले को मिटा रहा हूँ जगह बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आ जाएगा यानी एवरेज वैल्यू एफ एम इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे आई नॉट अपॉन टी, और ये ओमेगा बाहर आ चुका है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लिमिट लिखने जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पर क्या लिखेंगे, ये अपर लिमिट यानी कैपिटल टी। ठीक है, फिर लगाएंगे माइनस,
फिर उसके बाद क्या है, फिर से ये फंक्शन में माइनस कॉस ओमेगा, और ये टी की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट रख दीजिए 0। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद, ये आ गया आई नॉट अपान टी ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं। तो पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा अभी ओमेगा के लिए, और टी के लिए फार्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो अगर यहाँ से ओमेगा के लिए लिखे तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी, और ये इंटू टी, और ये माइनस कॉस, यहाँ पर ओमेगा इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये टी से ये टी कट गया, तो कितना आ गया, आई नॉट अपान टी ओमेगा, ब्रैकेट में आया माइनस कॉस 2 पाई, और माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। अब कॉस 2 पाई की वैल्यू रखनी है, तो एक फार्मूला मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। कॉस n पाई का जो फार्मूला होता है वो होता है -1 पावर n, ठीक है। कॉस n पाई बराबर -1 पावर n। तो अगर n की जगह पर 2 लिखा जाएगा तो कॉस 2 पाई बराबर -1 पावर 2, और -1 पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस में 1। तो यानी आई नॉट अपान टी ओमेगा, ब्रैकेट में आ गया ये 1, और ये माइनस, पहले का माइनस, इसका मान +1, और ये +1, और ये हो गया एवरेज वैल्यू। अब देखिए +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इससे क्या निकल के आया निष्कर्ष, ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद क्या पता चला कि प्रत्यावर्ती धारा लीजिए चाहे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लीजिए, एक पूरे चक्कर के लिए जो इसका औसत या माध्य मान आता है वो कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले आधे चक्कर का एवरेज निकालना है, फिर दूसरे आधे चक्कर का एवरेज निकालना है, और फिर दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आंसर आपको बता देता हूं, देखिए पहले, और याद वही रखना है, ये तो आसान है कि 0 आता है, लेकिन जो पहले आधे चक्कर के लिए वैल्यू आती है वो 0 नहीं आती है कि 0 + 0 बराबर 0 कर दे, नहीं। पहले आधे चक्कर के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 2 आई नॉट अपान पाई, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.637, और ये आई नॉट, ये हो गया पहले आधे चक्कर का एवरेज। इसी तरीके से अगले आधे चक्कर का जब एवरेज निकालेंगे तो उसमें आएगा -2 आई नॉट अपान पाई, यानी कि माइनस में 0.637, ठीक है ना। और उसके बाद ये रहेगा आई नॉट, यहाँ पर ए आई नॉट, और इन दोनों को आप देखिए जितना ये प्लस में है उतना ही ये माइनस में है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे एक चक्कर का एवरेज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पहले आधे चक्कर का जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो मान यही आता है 2 आई नॉट अपान पाई, और इसी को आपको सॉल्व करना है। मैंने फार्मूला आपको बता दिया, मेथड बता दिया कैसे पहले आधे चक्कर का एवरेज निकालेंगे। बस टी की जगह पर t/2 और इस टी की जगह पर भी t/2 रखना है, और जैसे हमने फंक्शन रखा, जैसे हमने इंटीग्रेट किया है, सेम प्रोसीजर है। लास्ट में लिमिट अलग रहेगा, लिमिट अलग रखेंगे तो जो यहाँ पर आंसर मैंने लिखा है वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम है सर, ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसको अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो चलिए समझते हैं वर्ग माध्य मूल मान। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का, माध्य मतलब औसत जो भी हमने निकाला है, मूल मतलब वर्गमूल जो होता है, उसी को कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है। यानी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का जो औसत होता है उसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो जो मान आता है उसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। इंग्लिश में कहते हैं इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है ना, उल्टा चलते हैं इंग्लिश में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस वैल्यू या वर्ग माध्य मूल मान का क्या मतलब है, तो हम इसको देखिए परिभाषा जो है उसी से हम इसका फार्मूला बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, मान लीजिए हम धारा के लिए बात कर रहे हैं, वोल्टेज के लिए नहीं, वोल्टेज के लिए भी ऐसे ही होगा। तो धारा के लिए जो वर्ग माध्य मूल मान आता है यानी IRMS जो आता है, तो IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर जो करंट है वो किसके बराबर है, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मतलब जो तात्कालिक मान है उसके वर्ग का, प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग है उसका क्या निकालेंगे, माध्य यानी कि एवरेज, ठीक है, ये एवरेज हो गया, और उसका फिर क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो इसका हम मूल का मतलब वर्गमूल, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल जो होता है उसी को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, और इसको IRMS से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं तो देखिए IRMS निकालने के लिए
हमको इस बात की ज़रूरत है कि हम आई स्क्वायर का पहले एवरेज निकालें, है ना। और पीछे हमने सीख ही लिया कि एवरेज निकालते कैसे हैं किसी फंक्शन का। तो पीछे हमने आई का एवरेज निकाला था, अब उसी बेस पर हमको आई स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आई स्क्वायर का जब एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज निकालने के बाद उसी का वर्गमूल ले लेंगे तो हमको जो है आई आर एम एस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आई स्क्वायर का एवरेज निकालने, और ये आई स्क्वायर जो है यही हमारे लिए फंक्शन है यहाँ पर, यानी एफ टी जो होता है वो यही है, आई स्क्वायर है। तो एफ टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है ना आई नॉट साइन स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो आई की जगह पर लिखते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर यहाँ से, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये तो हमारा फंक्शन हो गया, और इसी फंक्शन का हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज वैल्यू के लिए यानी आई स्क्वायर के अगर एवरेज की बात करें तो आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू, पूरे एक चक्कर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो लिमिट क्या हो जाएगी, पहले तो ये 0 से लेकर टी, और इधर हो जाएगा 1/t, और यहाँ पर वो फंक्शन दैट इज़ आई स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया है इस तरीके से, तो यहाँ पर रख देते हैं 1/t फ्रॉम 0 to t, और आई की जगह पर लिखेंगे ये आई स्क्वायर की जगह पर आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और उसके बाद डी टी, ठीक है। अब आपने देखा कि जो कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, और इंटीग्रेशन के अंदर ये 0 से t लिमिट हो गई, और ये मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब जो लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उनको पता होगा कि जब स्क्वायर के फॉर्म में फंक्शन होता है तो उसको इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में हमको एक ऐसा फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस साइन स्क्वायर का जो ये मल्टीप्लाई, साइन का 2 बार मल्टीप्लाई दिख रहा है, इसको प्लस या माइनस के रूप में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि आपने पढ़ा है कॉस 2 ओमेगा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा था होगा, या हाँ, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला होता है। कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो हमको तो इसी की ज़रूरत है कि हमको इस साइन स्क्वायर वाले टर्म को समथिंग प्लस या माइनस के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से मान लीजिए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 - कॉस 2 थीटा, ठीक है। और अगर इस 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर देते तो क्या हो जाता 1 - कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। लेकिन हमको जो मान निकालना है वो साइन स्क्वायर थीटा नहीं बल्कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान निकालना है। तो अगर हम इसी थीटा की जगह पर साइन थीटा की जगह पर जो है ओमेगा टी अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - कॉस 2, फिर थीटा की जगह पर रखेंगे ओमेगा टी और अपान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो यहाँ पर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे जब इसमें लिख देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये एवरेज वैल्यू यानी आई स्क्वायर बार, आई स्क्वायर का बार इज इक्वल टू ये आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी, ये वाला पूरा पोर्शन, इंटीग्रेशन के अंदर ये 0 to t, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर लिखेंगे 1/2, ये मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और अपान क्या हो जाएगा 2, और इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 है, कांस्टेंट है, और इसके साथ में कुछ भी अगर या तो ऐसे कर लीजिए, पहले इसको आप अलग अलग कर लीजिए दोनों फंक्शन को, तो ऐसे हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपान टी, और अलग अलग करेंगे तो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट 0 से t होगी, फिर माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो फार्मूले जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, देखिए 1/2 को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा dt, और dt का इंटीग्रेशन होता है t, है ना। इंटीग्रेशन अगर dx है, ध्यान रखिए dx का इंटीग्रेशन x आता है तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर देख लीजिए तो मैंने पीछे आपको साइन का जो है इंटीग्रेशन करना सिखाया था, यहाँ पर आप कॉस के लिए देख लीजिए कि कॉस का फार्मूला क्या होता है। तो इंटीग्रेशन कॉस अगर t है तो कॉस t का इंटीग्रेशन होता है साइन t, ठीक है। और अगर मान लीजिए कॉस t की बजाय कॉस ओमेगा t है तब,
तो फिर मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट रहता है उसी से बस डिवाइड करना होता है, बाकी प्रोसीजर सेम है। तो कॉस ओमेगा टी है तो यहाँ पर आएगा साइन ओमेगा टी, और डिवाइड किससे कर देंगे, ओमेगा से। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं इसका अगर हम यहाँ पर उपयोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिलेगा आई नॉट स्क्वायर अपान टी, और उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ से ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन करने पर आएगा टी, और टी जो आएगा उसकी जगह पर लिमिट लिखेंगे। और लिमिट लिखने का क्या तरीका होता है, पहले तो अपर लिमिट लिखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट। तो टी की जगह पर ये कैपिटल टी लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट 0, फिर ये माइनस, यहाँ पर देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, cos 2 ओमेगा टी है, तो cos 2 ओमेगा टी को अगर इसी फार्मूले से इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो जो कांस्टेंट रहता है 2 ओमेगा डिवाइड भी हो जाएगा, और एक 2 पहले से था। ठीक है, तो एक 2 जो पहले से था उसको हम यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी भी लिमिट है 0 से लेकर टी तक। ठीक है, तो इतना हो गया है। अब यहाँ पर ये पूरा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ और ये चीज़ को यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं, इस पार्ट को मैं हटा रहा हूँ, ये 2 स्टेप बीच के, इन 2 स्टेप को हटा के यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे कि ये वैल्यू जो है लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो आ जाएगा, ये आएगा आई स्क्वायर का एवरेज, आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू, ये मिलेगा आई नॉट स्क्वायर अपान टी, ब्रैकेट के अंदर मिलेगा, ये यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t/2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए लिमिट रख रहे हैं, अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे। तो अपर लिमिट जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही ये आएगा साइन 2, और ओमेगा को भी लिख देते हैं, ओमेगा की भी वैल्यू लिख देते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या, 2π/t। ठीक है, ओमेगा की जगह पर 2π/t, और इनटू इस t की जगह पर ये अपर लिमिट यानी कैपिटल T। ठीक है, और अपान में कितना, ये अपान हो जाएगा 4 ओमेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, बस इसी पूरे पार्ट में ये t की जगह पर ये कैपिटल T लिखा हुआ है यानी अपर लिमिट लिखा हुआ है। ठीक है, अब माइनस करेंगे फिर इसी t की जगह पर ये लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो जैसे ही हम माइनस करके इस साइन के बाद ये जब ये लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समथिंग, ये करके ये पूरा क्या आएगा, लास्ट में 0 ही आएगा। ठीक है, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरा पार्ट 0 हो गया, ये दोनों पार्ट बच गए, और जो बचा है उसको सॉल्व करिए, आई नॉट स्क्वायर अपान टी, और यहाँ से मिलेगा t/2 माइनस, ये पूरा 0 हो गया, ये t से t कैंसिल हुआ, कितना बचा, साइन 4π, और जो साइन 4π है तो फार्मूला याद रखिए कि साइन n π, जैसे आपने पीछे अभी क्या देखा था, आपने पीछे देखा कि cos n π का जो फार्मूला होता है वो होता है -1/n। इसी तरीके से साइन n π के लिए याद रखिए कितना आता है, 0। जहाँ पर n क्या है, तो n एक प्राकृतिक संख्या होगी, 1 2 3, इसके लिए ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 0 से लेकर आगे कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे ही n का मान होगा उसी अनुसार जो है cos n π का वैल्यू इसके अनुसार आता है, और साइन n π का वैल्यू इसके अनुसार आता है। तो साइन n π की तरह है ये, n की जगह पर 4 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 0, सिंपल सा। ठीक है, यानी पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सब 0 होता गया। अब यहाँ पर क्या बचा, ये आ गया आई नॉट का स्क्वायर, ये है आई नॉट स्क्वायर अपान टी, और इनटू में t/2। इस वाले t से ये t कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा, मिलेगा आई नॉट स्क्वायर अपान 2। ठीक है, तो इतना अभी सॉल्व करने के बाद हमने कुल मिला के क्या निकाला है, अभी हमने आई स्क्वायर का एवरेज निकाला है, और आई स्क्वायर का जो एवरेज हमने निकाला है अगर हम उसको यहाँ पर रख के उसका वर्गमूल निकाल दे तो हमको IRMS की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं ये नीचे का भी पोर्शन मिटा रहा हूँ, आप नोट कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पर हम IRMS की वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू √I स्क्वायर का एवरेज √I स्क्वायर के एवरेज की वैल्यू, ये वाली वैल्यू रखेंगे, आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 जो है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई नॉट स्क्वायर अपान 2। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपान √2, है ना, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये रूट के अंदर चला जाएगा। और जब इसकी वैल्यू रख के इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो ये आता है 0.707, और उसके बाद आई नॉट यानी कि शिखर मान। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अगर आप इसी तरीके से मान लीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए कैलकुलेट करते तो क्या आता, तो ये आता VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपान √2, और इज इक्वल टू कितना आ जाता, 0.707, और उसके बाद V नॉट। ठीक है, ये आ जाता।
तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। और यहाँ से एक चीज़ और आप देखिए कि अगर ये हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या पता चल रहा है कि जो IRMS है या VRMS है, जो IRMS है वो I0 का कितना गुना है, तो ये I0 का जो है कितना परसेंट है, तो यहाँ से देखिए 70.7%, 70.7% ऑफ I0, ठीक है। जो IRMS है वो I0 का 70.7% है। जबकि आपने पीछे जो देखा था यानी आई का जो एवरेज आपने निकाला था, आई मीन, वो कितना आता था, वो आता था 0.637 I0। तो अगर यहाँ से आप परसेंटेज निकालते तो कितना आता, तो यह आ जाता I0 इज इक्वल टू 63.7% ऑफ I0, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर के लिए जो एवरेज होता है, आधे चक्कर के लिए ध्यान रखना है, और ये एक चक्कर के लिए बात हो रही है क्योंकि एक चक्कर के लिए एवरेज वैल्यू तो 0 हो चुकी थी, हमने डिराइव करके देखा भी, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का आधे चक्कर के लिए जो एवरेज मान होता है वो आई का 63.7% होता है, और पूरे एक चक्कर के लिए जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो शिखर मान का 70.7% होता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम ग्राफ से इसको जो है डिनोट करें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से मिलता है कि मान लीजिए ये ग्राफ हम खींच रहे हैं और इस ग्राफ में हम ये AC को दिखा रहे हैं, AC करंट को। तो आप जानते हैं कि ये जो इसकी अधिकतम वैल्यू होती है शिखर मान, इसी को I0 कहते हैं। तो जो IRMS होगा वो कहाँ मिलेगा, वो इस पूरे इसके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का यानी I0 की वैल्यू का कितना परसेंट, 70%। तो इसका 70% यानी आधे से ऊपर रहता है, ये यहाँ कहीं पर आपको मिलता है IRMS, ठीक है। तो IRMS कहीं इससे थोड़ा सा नीचे यहीं पर कहीं मिलेगा। तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कैसे निकाला जाता है और वर्ग माध्य मूल मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। दोनों के फार्मूले आपको याद रखने हैं कि आधे चक्कर के लिए दोनों के आधे चक्कर के लिए औसत मान का क्या फार्मूला था, क्योंकि एक चक्कर के लिए तो औसत 0 होता है, और एक पूरे चक्कर के लिए IRMS के लिए यानी एवरेज वैल्यू कैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहीं पर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। औसत का जो है आधे चक्कर के लिए जो औसत निकालते थे, आधे चक्कर के लिए, ये तो पूरे चक्कर का वर्ग माध्य मूल है, आधे चक्कर के लिए, तो आधे चक्कर के लिए I बार इज इक्वल टू होता है 2I0 अपान पाई, और इसकी वैल्यू कितनी आती थी 0.637। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, है ना। ये बहुत ही सिमिलरिटीज़ है इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये आधे चक्कर की वैल्यू बता रहे हैं, एक चक्कर के लिए तो 0 हो गया था, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर इसमें कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी तरह की दिक्कत है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अच्छी तैयारी करते रहिए, और अगर ये थोड़ा भी आपकी जो है पढ़ाई में ये थोड़ा भी हेल्प अगर कर पा रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के बचे हुए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।